क्लास 9 साइंस 2024-25 एनुअल एग्जाम का ये पेपर एपीएसडीसी का है। इस वीडियो में हम लोग इस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन ए, जिसमें फिजिक्स के प्रॉब्लम्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फिजिक्स के सेक्शन से कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए हुए हैं और इनका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मतलब कौन सी कंडीशन होगी जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रेट पाथ पे चलना होगा, क्योंकि जब स्ट्रेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो उसी कंडीशन में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी वुड बी। जब यहाँ पे बोल दिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। और जब ऐसा होगा तो 10 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। यहाँ पे चार डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है, आपको बताना है कौन इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन मतलब टाइम के साथ जो डिस्टेंस का चेंज होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, for hearing a distinct echo at a given temperature of 22 degrees Celsius, the minimum distance of the obstacle from the source of sound should be। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टिंक्ट एको अगर आपको सुनना है तो उसके लिए ऑब्स्टिकल और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस 17.2 है। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस हम लोग रखेंगे तो उस कंडीशन में एको आपको सुनाई देगा, अदरवाइज इससे कम डिस्टेंस होगा तो एको सुनाई नहीं देता। ये हम लोग डिस्कस करते हैं 22 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे स्पीड हम लोग साउंड का कंसीडर करते हैं 344। क्वेश्चन नंबर 5 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी होगा, उसको आप किसी ऐसी जगह होल्ड करके रखे होगे जहां पे एनर्जी इसके पास बहुत ज्यादा रहेगी, और जैसे ये मूव करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे स्ट्रेट बो एंड एरो। अब बो को आपने स्ट्रेच करके रखा हुआ है, मतलब कि एनर्जी इसके पास बहुत ज्यादा हो चुका है, जैसे आप उसको रिलीज करोगे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अ कैट चेजिंग अ माउस। जब कैट माउस को चेज करेगा तो उस टाइम पे कैट मूव करेगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। यही आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन केस ऑफ द फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में आप देख रहे होगे दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको आर डिस्टेंस पे रखा गया है। एक का मास लिखा हुआ है एम, एक का एम कैपिटल। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू गिवन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। The force of attraction between the two given bodies is directly proportional to the product of mass m and small m। ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं F इक्वल टू होता है कैपिटल G एम एम बाई आर स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फोर्स आ रहा है। तीसरा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू गिवन बॉडी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। एम मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। The force of attraction between the two given bodies is inversely proportional to the square of the distance। Square of the distance आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 4 करेक्ट होगा। आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, 2 एंड 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे assertion रीजन से है, जिसमें कह रहा है लाउडनेस इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। जिस इंटेंसिटी की साउंड ईयर के अंदर एंटर करती है उसी के अकॉर्डिंग लाउडनेस जो ईयर है वो एक्सपीरियंस करता है और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स देता है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन बोल रहा है इट इज द ईयर विच गिव मीनिंग टू द टर्म लाउडनेस। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लाउडनेस की जो मीनिंग है वो ईयर के सेंसेशन से ही आता है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आप लिख देना इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ये गलत हो गया, एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे वर्क करते हैं, ये फॉल्स हो गया। दीज फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ये ट्रू है, तो रीजन ट्रू हो गया, एसर्शन फॉल्स हो गया, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी करेक्ट, इसका डी लिखते हैं। अब चलिए इसके आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 10 kg। What will be its mass and weight on the surface of earth? What will be its weight on moon? तो ये मान लो हो गया मून, ये हो गया अर्थ।
तो मून के ऊपर जो मास है वो दिया हुआ है 10 kg, और आपको मालूम है मास कभी चेंज होता नहीं, इसलिए अर्थ के ऊपर भी जो मास होगा वो 10 kg ही होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं वेट पे। तो सबसे पहले वेट हम निकालते हैं अर्थ पे। ये जो वेट होगा m×g होता है, इसलिए इसमें g से इंटू कर देना है। ये हो जाएगा 100 न्यूटन। और मून पे जो वेट होता है वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है, इसलिए यहाँ पे वेट हो जाएगा 100/6 न्यूटन। इसको आप सॉल्व करके आंसर लिख दोगे। उसके बाद इसी का आर पार्ट है, इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में आपको एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F=कैपिटल जी MEM/RE²। और दूसरा एक वेट वाला जो फोर्स होता है होता है M×G। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। दोनों इक्वेशन में फोर्स हमने लिखा हुआ है, इसलिए इन दोनों रिलेशन को इक्वेट कर देना है। तो जैसे इक्वेट करोगे तो आ जाएगा mg=GMEM/RE²। इस m से इस m को कैंसिल कर देंगे, तो इसका रिलेशन आ जाता है GRE²=G ये हो गया इसके बीच में रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 10। A ship made up of iron and steel does not sink in sea, but the same amount of iron and steel in form of a sheet would sink. Why? तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होगा। According to Archimedes principle, when any object partially or completely immersed into water, then it always experience a upward force. That force is called buoyancy force, and the buoyancy force is always equal to the weight of water displaced. यानी जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स काम करता है। तो जब आप इस तरीके से बोट की या शिप की डिजाइनिंग कर देते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करे, तो इस वजह से क्या होता है, शिप के ऊपर अपवर्ड फोर्स ज्यादा काम करता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करता रहता है। लेकिन जब आप किसी शीट को डाल देते हो, मेटेलिक शीट को वाटर के अंदर, तो वो उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाता जितना एक शिप कर पाता है। इस वजह से जो शीट होगा वो पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। Question number 11. A ball is rolling on a horizontal surface as given in the figure. What will be the work done in bringing the ball from position A to position B? What will be the work done by the gravity on the ball during this motion? Give reason. तो यहाँ पे जो बॉल है उसका मास है 5 kg, और ये स्टार्ट हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले तो इस स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देंगे 72 × 5/18, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जो यहाँ पे वर्क डन हम लोग निकालते हैं वो जनरली निकालते कैसे हैं, यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसी का जो डिफरेंस होता है वही वर्क डन होता है। तो यहाँ पे जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकालोगे तो लिखोगे हाफ mv²। यहाँ पे मास है 5 और वेलासिटी है 20, जिसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400। ये कट करोगे तो आ जाएगा 200, मतलब 1000 यहाँ पे जूल एनर्जी है पहली बार। जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालोगे तो आप लिखोगे हाफ mv², मास वही है 5, और वेलासिटी यहाँ पे लास्ट वाली हो जा रही है 0, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो वर्क डन हो जाएगा 0 - 1000 मीन्स -1000 जूल। ये नेगेटिव वर्क है, इसी नेगेटिव वर्क की वजह से आप देख लो ऑब्जेक्ट बाद में जाके रुक जा रहा है। अगर पॉजिटिव वर्क होता तो ऑब्जेक्ट की स्पीड और बढ़ जाती, फिर ये रुकता नहीं। ये तो हो गया पहला आंसर। दूसरा कह रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉल। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काम करता है डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। ठीक है। और जब इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो आपको मालूम है जो वर्क डन होता है वो 90 डिग्री पे काम करता है 0, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस वजह से यहाँ पे वर्क डन आपको लिख देना है 0। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। A stone is thrown in the vertically upward direction with the velocity 5 मीटर पर सेकेंड। एक यहाँ पे बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग दिस मोशन इज 10, यहाँ पे एक्सेलरेशन 10 बोल रखा है, अगर नहीं बोलता तब भी हम लोग 10 यूज कर लेते।
अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इसलिए आपको डायरेक्शन की वजह से इसको -10 यूज करना पड़ेगा। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? तो कह रहा है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना ये अटेंड करेगा और कितना ये टाइम यूज करेगा। और आपको मालूम है जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा तो यहाँ पे इसको रुकना पड़ेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको यूज करनी है 0। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v 0 है और u को इधर भेज दोगे तो माइनस आपको 5 लिखना पड़ेगा, ये -10 इंटू टी होगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 5/10 मीन्स 1/2। इसको 0.5 सेकेंड भी आप लिख सकते हो। ठीक, अब आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस s इक्वल टू होता है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हाफ हम लोग लिख रहे हैं माइनस साइन के साथ क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, याद रखना। तो यहाँ पे u है 5, टाइम निकाल लिया 0.5 माइनस हाफ इंटू जी 10 है, और 0.5 टाइम है जिसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.25। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, 5 5 जा 25 होता है तो ये 2.5 आ जाएगा। ये 2 से कट कर देंगे 5, 25 5 जब 125 होता है, 2 डिजिट पे डेसिमल लगाओगे तो 1.25 आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 1.25 मीटर आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका डिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर आप देख लो, इस ग्राफ के लिए है डिस्टेंस 80, इसलिए परपेंडिकुलर में 80 लिखना होगा। और ग्राफ के लिए जो टोटल टाइम यूज हो रहा है वो 8 सेकेंड है, तो बाई 8 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ए की वैल्यू। अब उसके बाद आपको फोर्स बताना है, तो फोर्स m इंटू ए कर देना है। m यहाँ पे केजी में होना चाहिए और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 50 ग्राम का है। तो सबसे पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मास लिखोगे 50/1000, ये आ जाएगा 0.05। तो लिखोगे 0.05 इंटू 10 और सॉल्व कर दोगे तो 0.5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का बी वाला पार्ट है, a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses are tied together? ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेम फोर्स 5 न्यूटन का जब अप्लाई किया गया एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है तो वहां पे एक्सेलरेशन आता है 10 और दूसरे मास m2 पे एक्सेलरेशन आता है 20। तो जब दोनों मास को हम टाइट कर देंगे और सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले के लिए F इक्वल टू m1 इंटू ए। तो F यहाँ पे 5 अप्लाई हुआ है, m हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10। तो जो m1 की वैल्यू है वो आ जाएगा 5/10। इसको हम छोटा कर सकते हैं लेकिन अभी करेंगे नहीं। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं दूसरा मास। तो दूसरे मास के लिए लिखेंगे F इक्वल टू m2 इंटू ए। फोर्स हमारा वही है 5, m2 बताना है, एक्सेलरेशन इसका हो गया है 20। यहाँ से m2 आ जाएगा 5/20, ये हो गया दूसरा। अब दोनों मास को कह रहा है टाइट करना है, तो दोनों मास को टाइट कर देंगे तो जो मास आ जाएगा वो होगा m1 प्लस m2। इसको लिखेंगे हम लोग 5/10 प्लस 5/20। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ऊपर हो जाएगा ये 10 प्लस 5, मतलब जो मास यहाँ पे आएगा वो होगा 15/20, जिसको हम छोटा करके लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन, फार्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स हमको वही रखना है 5, मास दोनों का टाइट करने के बाद 3/4 आया हुआ है, एक्सेलरेशन बताना है। तो यहाँ से A इक्वल टू आ जाएगा 20/3। ठीक है, मीन्स 6.66, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, इसी का और वाला पार्ट है जिसमें ए है, ऑब्टेन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करो बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा P/T।
और इसी को हम लोग लिखते हैं m इंटू ए। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम होगा वो चेंज होगा जब उसके ऊपर कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो अगर हम लोग फोर्स को यहाँ पे जीरो कर दें तो क्या यहाँ मोमेंटम चेंज होगा? तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज देर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। और जब मोमेंटम चेंज नहीं होगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में है, जिस स्टेट ऑफ मोशन में है, उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, और अगर रुका होगा तो वो वहीं पे रुका रहेगा। और यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि ऑब्जेक्ट नेवर चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन until or unless an unbalanced force is acting on the object। ठीक है, इसी का बी पार्ट है, on firing a bullet the rifle gives backward kick y। तो इसमें आपको लिख देना है फॉर एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट्स व्हाई व्हेन एक्शन इज कंप्लीटेड बाय राइफल ऑन द बुलेट देन बुलेट आल्सो रिएक्ट ओवर द राइफल, दैट्स व्हाई राइफल मूव बैकवर्ड। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो कि केस बेस्ड है, जिसमें एक डायग्राम बना हुआ है और इसी डायग्राम पे बेस्ड आपसे कुछ पूछा हुआ है। जिसमें पहला है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। इस वेव के लिए वेवलेंथ बताना है, और किसी भी वेव के लिए जो वेवलेंथ होता है वो एक कंप्लीट राउंड में जितना डिस्टेंस कवर होता है वो होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस एक राउंड कंप्लीट करने के बाद 20 दिख रहा है, इसलिए आंसर लिख देना है 20। अब ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर में आप लिख दोगे, अगर इसको मीटर में चेंज करोगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर। बी पार्ट है फॉर दिस वेव मोशन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव। इसके लिए वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होना चाहिए या फिर टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, तो हम लोग 50 हर्ट्ज यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो आप वेलोसिटी लिखोगे 50 मल्टीप्लाई वेवलेंथ, और वेवलेंथ जब यूज करोगे तो आपको मीटर में ही यूज करना पड़ेगा, तो कर दोगे 0.5। सी है ड्रॉ टू सेपरेट डायग्राम फॉर टू साउंड वेव ऑफ सेम लाउडनेस बट डिफरेंट पिच। डिफरेंट पिच का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और सेम लाउडनेस का मतलब हो गया कि एम्पलीट्यूड सेम है। यहाँ पे दो अलग अलग फिगर आपको बनाना है जिसमें दोनों में आपको इसका एम्पलीट्यूड सेम रखना है, बट नंबर ऑफ राउंड बदल देना है। जैसे एक हमने ये बना दिया, अब इसी हाइट का एक दूसरा बना दो जिसमें राउंड आपको चेंज कर देना है, तो इसमें ज्यादा राउंड कर दो। ये दोनों का हो जाएगा सेम एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस बट डिफरेंट पिच। इसी का आर है a sound of wave produce 20 crest and 20 trough in 0.2 second, find the frequency of the wave। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 20 क्रेस्ट और 20 ट्रफ का मतलब हो गया 20 राउंड्स, एंड 20 राउंड्स आर कंप्लीटेड इन 0.2 सेकेंड, सो द फ्रीक्वेंसी इज 20 बाई 0.2, क्योंकि आपको एक सेकेंड में राउंड बताना है। तो 0.2 सेकेंड से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 200/2 मीन्स 100, तो इसका 100 हर्ट्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये पूरा हो गया फिजिक्स का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में इसके केमिस्ट्री के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू।